हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से हम लोग सामान्य हिंदी की नई क्लास शुरू कर रहे हैं। हमारे बहुत से दोस्तों का कमेंट आया था कि हिंदी की क्लासेस शुरू की जाए, हिंदी की क्लासेस शुरू की जाए। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि हम लोग हिंदी की क्लासेज कंटिन्यू कर रहे हैं। और सिर्फ आप लोगों के प्यार, सहयोग और सपोर्ट की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। और जहाँ तक सामान्य हिंदी की बात रही, तो सामान्य हिंदी एक ऐसा विषय है जिससे बहुत सारे ऐसे कंपटीशन एग्जाम है जिसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इनके बहुत बड़े सिलेबस के रूप में उनमें रखा गया है उन एग्जाम्स में। जैसे आपका यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, आपका फायरमैन हो गया, यूपी फायरमैन, फिर जेल वार्डनर हो गया, फिर उसके बाद आपका लेखपाल का एग्जाम है, या फिर अदर स्टेट में देखा जाए तो आपका एमपी पुलिस हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें हिंदी का एक बहुत बड़ा सिलेबस दिया जाता है, ठीक है। तो उसी सामान्य हिंदी को हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो भी विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। जहाँ भी हमको रटने की जरूरत होगी रट्टा मार लेंगे, जहाँ भी हमको टिक की जरूरत होगी तो टिक का इस्तेमाल कर लेंगे, और जहाँ भी हमको कॉन्सेप्ट से समझने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि सामान्य हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है। तो सामान्य हिंदी को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक तो आपका व्याकरण वाला पोर्शन है, दूसरा आपका साहित्य वाला पोर्शन है, और तीसरा आपका है ना शब्दकोश वाला पोर्शन। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कि आपका जो साहित्य वाला पोर्शन है, आपके जो व्याकरण वाले पोर्शन है, आपके जो शब्दकोश वाले पोर्शन, उसमें किस किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर भी हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि हमारे आने वाले एग्जाम्स में हिंदी से एक भी क्वेश्चन ना छूटे, हम सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली करके आ जाएं। तो हम लोग बात करते हैं कि व्याकरण में हम लोग किन किन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो व्याकरण में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वर्णमाला के ऊपर, ठीक है। वर्णमाला को समझने की कोशिश करेंगे कि यह क्या होता है। उसके बाद संधि को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद समास को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद छंद है, अलंकार है, आपका लिंग है, कारक है, फिर संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि इसमें आपका जो विराम चिन्ह से क्वेश्चंस आते हैं वो हैं। फिर काल के बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे आपका वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में भी। फिर उसके बाद अव्यय को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। उपसर्ग आते हैं, उपसर्ग को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आपका जो प्रत्यय है उसको भी। यानी एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक आपके अभी मैंने बोला है उन टॉपिक को एक एक करके डिटेल में पढ़ा जाएगा और विद कॉन्सेप्ट पढ़ा जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग साहित्य की बात करें तो जो भी साहित्यकार हैं, है ना, उनकी कृतियों के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी लेखक और साहित्यकार को पुरस्कार दिए गए हैं, है ना, साहित्यिक पुरस्कार, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो हमारे है ना प्रस्तुत जो हमारे गद्यांश होते हैं, है ना, एक गद्यांश दे दिया जाता है और उससे है ना 4-5 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि उनको छांट करके हमको उसमें आंसर देने होते हैं। तो उसको देखेंगे कि हम लोग कितनी आसानी के साथ, कितनी जल्दी उस गद्यांश में से हम लोग आंसर को ढूंढ पा रहे हैं और अपने क्वेश्चन को इजीली, ठीक है, करेंगे। फिर आपको बात करते हैं शब्दकोश की। तो शब्दकोश में जैसे आपका पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, मुहावरे हो गए, फिर अनेक शब्दों का एक शब्द, फिर अनेकार्थी शब्द। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे है ना वर्तनी की, कि वर्तनी क्या होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है आपका तत्सम और तद्भव, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो देशज शब्द हैं और विदेशज शब्द क्या हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोगों को सामान्य हिंदी का जो इतिहास है उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि सामान्य हिंदी का इतिहास क्या कहता है, और यहाँ से भी कई क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो उन मेन टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जो उसका इतिहास है हिंदी का, वहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो सर्वप्रथम हिंदी का उपयोग किया गया था वो किया था आपके सरफुद्दीन है ना यजदी साहब ने। जफरनामा में जो हिंदी का उपयोग किया गया था वो
आपके शरफुद्दीन यजदी जी ने जफरनामा में किया था, लेकिन जो हिंदी शब्द का उपयोग किया गया था वो आमिर खुसरो ने किया था आपके, है ना, पहेलियों और मुकरियों में। ठीक है, पहेलियों और मुकरियों में जो आमिर खुसरो जी थे उन्होंने हिंदी शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि हिंदी शब्द लिया कहाँ से गया है। तो हिंदी शब्द एक फारसी भाषा से लिया गया है। ठीक है, जो फारसी भाषा में हम लोग सिंधु बोलते हैं, है ना, जो सिंधु बोलते हैं, तो फारसी में स को हम ह बोलते हैं और ध को हम लोग द बोलते हैं। तो सिंधु से बना आपका हिंदू, हिंदू से बना हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बना हिंदी। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो हिंदी शब्द लिया गया है वो फारसी भाषा से लिया गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं कि संविधान ने 14 सितंबर 1949 ईस्वी को, है ना, हिंदी को एक राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की। तब से ही, ठीक है, 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर उसके बाद आपका 10 जनवरी 1975 में, ठीक है, 1975 में नागपुर में हिंदी सम्मेलन किया गया। ठीक है, नागपुर में हिंदी सम्मेलन किया गया जो 3 दिन तक चला। तो उस दिन को, ठीक है, 10 जनवरी को ही हम लोग विश्व हिंदी दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। याद रखिएगा, ये चीज बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चंस कि हिंदी दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें आप कभी, ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब आपका 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर बात करते हैं कि संविधान में, ठीक है, किस भाग में और किस अनुच्छेद में हिंदी का वर्णन किया गया है। तो संविधान के 17वें भाग में अनुच्छेद, ठीक है, 343 से लेकर के 351 के बीच में, ठीक है, अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 के बीच में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 343 में भारत की राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है, यह कहा गया है। आर्टिकल अनुच्छेद 343 में यह कहा गया है कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। अब बात आती है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ पे किया गया, सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया गया। तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में किया गया था। ठीक है, और जो आपकी देवनागरी लिपि है वो ब्राह्मणी लिपि से आई है। ठीक है, जो देवनागरी लिपि है आपकी, उसकी उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मणी लिपि से हुई है और ब्राह्मणी लिपि से ही, ठीक है, ब्राह्मणी लिपि में ही आपके संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी भी आती हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि राजभाषा क्या होती है और राष्ट्रभाषा क्या होती है। तो राजभाषा वो भाषा है जो सरकारी कामकाज में लिखित तौर पे इस्तेमाल की जाती है। मतलब जो भी लेखनी का कार्य होता है, लिखित कार्य होता है सरकारी कामकाज के लिए, वहाँ पे जो इस्तेमाल की जाती है वो राजभाषा इस्तेमाल की जाती है। लेकिन राष्ट्रभाषा क्या होती है कि जहाँ पे हम लोग बोलचाल की भाषा में जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा है। और संविधान में यह लिखा गया है कि जो राष्ट्रभाषा है उनकी संख्या 22 है, लेकिन जो राजभाषा है उसकी संख्या 1 है और वो है हिंदी। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा कितनी है टोटल? 22 और राजभाषा कितनी है? 1 और वो है हिंदी। फिर हम लोग बात करते हैं कि अभी तो भाषाओं की हम लोग बात कर लिए कि भाषा कितने प्रकार की होती है ना, राष्ट्रभाषा कितने प्रकार की और राजभाषा कितने प्रकार की। अब हम लोग बात करते हैं कि बोलियां कितने प्रकार की, जो हमारी प्रमुख बोलियां हैं, ठीक है, जो प्रमुख बोलियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो इसको सर्वप्रथम बताया था, है ना, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने, है ना, जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश को आधार मानकर उन्होंने यह बताया कि भारत में कुल, ठीक है, 18, ठीक है, प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है, अब इन 18 प्रमुख बोलियों को भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। अब उन अलग अलग कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो इसमें पहला है आपका सौरसेनी, दूसरा है आपका मागधी, तीसरा है आपका अर्धमागधी, चौथा है आपका, है ना, पैसाची और आखिरी है आपका महाराष्ट्री। अब जो आपका
सौर सैनी है, मागधी है, अर्धमागधी है, फिर पैंसाची है और महाराष्ट्री है। इनमें भी कई बोलियां आती हैं, ठीक है। इनमें भी कई प्रकार की बोलियां आती है, जैसे आपका बांगरू हो गया, ब्रजभाषा हो गई, बुंदेली हो गई, फिर आपकी है ना कन्नड़ हो गई, फिर आपका आगे मराठी आ गया। तो इनको भी अलग अलग रखा गया है ना। कुछ भाषाओं को सौर सैनी में रखा गया है, कुछ भाषाओं को मागधी में रखा गया है, कुछ भाषाओं को अर्धमागधी में, कुछ को पैंसाची में और कुछ को महाराष्ट्री में रखा गया है। तो इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे कि ये कौन कौन सी बोलियां हैं और इनका क्षेत्र कौन कौन सा है, मतलब किन किन जिलों में है ना, किन किन राज्यों में या फिर किन किन जिलों में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो उनको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने जितना भी हमने बताया उसमें से आप लोग कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किए होंगे और ध्यान से समझे होंगे। और मैं आपको बता दूं ये जितने भी हमने डिस्कस किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से हर एक टॉपिक से बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे आपका पूछ देता है कि हिंदी का सर्वप्रथम उपयोग कहाँ पे किया गया था, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, फिर उसके बाद हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, या फिर हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी किस लिपि में है। फिर उसके बाद आपकी बोलियां आ जाती हैं कि कितने प्रकार की बोलियां होती हैं, ठीक है, प्रमुख रूप से कितनी बोलियां हैं। फिर उसके बाद ठीक है क्वेश्चन ये आता है कि भारत के किस संविधान में हिंदी का उल्लेख किया गया है और संविधान के किस भाग में हिंदी का उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 343 में क्या लिखा गया है हिंदी के बारे में, राजभाषा कितनी है, राष्ट्रभाषा कितनी है। इन सारे टॉपिक पे हमने आज डिस्कस किया। अब जब अगली क्लास हम जब लेके आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि सौर सैनी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, मागधी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं और अर्धमागधी में कौन कौन सी, पैंसाची में कौन सी और महाराष्ट्री में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, और उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, आप लोगों का हमारे क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।